हिंद साथियों, मैं पवन पारा सर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसे एक बार पुनः आगे बढ़ाते हैं। और जो हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकारों में जो हमने नया दूसरा मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। जो हमारा दूसरा मौलिक अधिकार चल रहा है सेकंड नंबर का, वो है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा अधिकार साहब? स्वतंत्रता का अधिकार। और ये है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। कहाँ तक है? अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका उल्लेख है। हमने अनुच्छेद 19 देखा और हमने देखा 19 में जो अनुच्छेद 19 है, इसमें शुरुआत में यानी मूल संविधान में इसमें 7 स्वतंत्रताएं थीं, परंतु संपत्ति अर्जित करने की जो स्वतंत्रता 19(1) च या इंग्लिश में इसे कह दें 19(1) क्या एफ, जो स्वतंत्रताएं थी वो कौन सी थी? संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। इसको यहाँ से हटा करके हमने अनुच्छेद 300 क में डाल दिया। कब डाला? तो हमने देखा 44वां संविधान संशोधन 1978 में यहाँ से हटा दिया। तो वर्तमान में कितनी स्वतंत्रताएं? 6। हमने उन स्वतंत्रताओं को देखा। पहली है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा देखा कि भैया सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरा देखा हमने संगठन बनाने की स्वतंत्रता। और चौथा देखा भ्रमण की स्वतंत्रता। पांचवा देखा निवास की स्वतंत्रता। और छठी देखी व्यापार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। इसके बाद हमने अनुच्छेद देखा 20। कौन सा देखा? अनुच्छेद 20। और इसमें देखा 2 सिद्धि से संरक्षण, यानी भारत के नागरिकों को 2 सिद्धि से संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद कौन सा? 20। इसमें देखा हमने 2 सिद्धि से संरक्षण। किससे संरक्षण? 2 सिद्धि से संरक्षण। इसको देख रहे थे, 2 सिद्धि से संरक्षण। तो हमने कहा कि भैया उस पर दोष या अपराधों से संरक्षण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अपराधों से संरक्षण। अपराधों से संरक्षण यानी किसी नागरिक पर, किसी व्यक्ति पर कोई अपराध लगा रहे हैं, दोष सिद्ध कर रहे हैं, तो उस पर तब तक अपराध नहीं लगाएंगे जब तक उसने किसी कानून का क्या नहीं किया हो, कानून का क्या नहीं किया हो, उल्लंघन नहीं किया हो। ये दूसरा हमने देखा कि उसे जो दंड दिया जाएगा, दंड वो दिया जाएगा जिस अपराध के लिए उस कानून में क्या है? प्रावधान है। क्या है? प्रावधान है। उससे अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। ये देखा। इसके बाद देखा कि उस व्यक्ति को जो अगर आप कस्टडी में रख रहे हैं, हमें रक्षा में रख रहे हैं, उसके लिए उसे रीजन बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा। ये देखा हमने अनुच्छेद 20। अब देखते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता या इसे हम कहें जीवन की स्वतंत्रता। क्या कह सकते हैं? जीवन की स्वतंत्रता। देखो साहब, इसमें व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता है। और इसी महत्व के कारण इस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर साहब ने इसे संविधान का मेरुदंड कहा है। संविधान का क्या कहा है? संविधान का मेरुदंड की संज्ञा दी है। मेरुदंड की क्या दी है? संज्ञा दी है। यानी ये रीढ़ की हड्डी है।
अरे भैया, जब जीवन जीने का अधिकार नहीं होगा, उसके प्राण एवं जीवन का अधिकार नहीं होगा, तो बाकी के अधिकारों का व्यक्ति क्या करेगा। इसलिए ये क्या है, उसकी रीढ़ है, हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है। और ध्यान रखना, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की क्या कहा है, आत्मा कहा है। किसे कहा है, अनुच्छेद 32 को। जब पढ़ेंगे, जब उसे देखेंगे, तो मेरुदंड किसे कहा है, तो मेरुदंड कहा है अनुच्छेद 21 को भीमराव अंबेडकर ने। इसमें देखो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसका मतलब है किसी व्यक्ति के जीवन को बिना कानून के नहीं छीना जा सकता है। यानी किसी व्यक्ति के जीवन को केवल कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही छीना जा सकता है, मनमाने तरीका से नहीं छीना जा सकता। यानी किसी के प्राणों को या जीवन को कानूनी तरीके से ही समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, मनमाने तरीके से नहीं, मनमाने तरीके से नहीं। यानी किसी भी व्यक्ति के प्राणों को केवल कानूनी तरीके से संवैधानिक प्रावधानों के तहत ही छीना जा सकता है, किसी व्यक्ति के आदेश से या व्यक्ति की इच्छा से नहीं छीना जा सकता। देखो साहब, इसमें जीवन की स्वतंत्रता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है। अब जीवन जीने की स्वतंत्रता ऐसे नहीं है कि पशुवत जीवन जिए, उसे गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। कैसे है, गरिमापूर्ण। अब देखो, इसी में अनुच्छेद 21 में ही क्या है साहब, इसमें गरिमापूर्ण कैसा जीवन, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, जीवन का अधिकार है। अब साहब, गरिमापूर्ण जीवन कैसे हो सकता है। देखो, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले उसे शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, जब भी तो जिएगा। दूसरा, उसे स्वच्छ जल प्राप्त होना चाहिए, स्वच्छ जलवायु प्राप्त होनी चाहिए, सम्मान पूर्वक उसे जीवन जीना चाहिए। यानी जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जाता है, छेड़छाड़ की जाती है, तो इसी के तहत प्राप्त है कि उन्हें कैसे जीवन जीने का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन। अगर पुलिस आपको हथकड़ी लगाती है तो आप हथकड़ी नहीं लगा सकते, हथकड़ी न लगाने के विरुद्ध अधिकार है, आप उसे गरिमापूर्ण जीवन जिएंगे। स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, स्वच्छ पर्यावरण। इसलिए आप देखते हो जैसे यूपी में ऑड इवन पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए या मानव अधिकार आयोग वगैरह होते हैं, जैसे यूएनओ वगैरह, ये सरकार पर दबाव डालते हैं, देशों पर दबाव डालते हैं कि वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ का जो पानी है, उसको मूलभूत आवश्यकता उपलब्ध कराए, जिससे व्यक्ति क्या जी सके, गरिमापूर्ण जीवन जी सके। इसके लिए इसमें बहुत सारे इसमें अधिकार हैं। अगर बात करते, देखो स्टार्टिंग में ये क्या था कि केवल व्यक्ति को जो जीवन जीने का अधिकार था वो कार्यपालिका के विरुद्ध प्राप्त होता। किसके विरुद्ध, कार्यपालिका। यानी कार्यपालिका के आदेश से किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त नहीं किया जा सकता। जो एक गोपालन बात था, देखते हैं, एक गोपालन बाद 1951। तो इसमें इस बाद में अनुच्छेद 21 की सुप्रीम कोर्ट ने संकीर्ण व्याख्या की। कैसी व्याख्या की, संकीर्ण व्याख्या की। कैसे की साहब, इसने कहा कि भैया ये जो अधिकार है अनुच्छेद 21 है, ये केवल कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के विरुद्ध प्राप्त है,
के विरुद्ध प्राप्त है। यानी कार्यपालिका के आदेश के द्वारा किसी व्यक्ति के प्राणों को नहीं छिया जा सकता है, उसके जीवन को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसकी संकीर्ण व्याख्या की, क्या है व्याख्या की? संकीर्ण। परंतु अनुच्छेद 21 की इंदिरा गांधी बनाम भारत संघ, इंदिरा गांधी बनाम भारत संघ मामले में, मामला 1978 का है। इस मामले में इंदिरा गांधी विदेश जाना चाहती थी, तो इसमें इस विदेश जाने का वीजा सरकार ने जब्त कर लिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कोर्ट में ले जाएगा, तो कोर्ट ने कहा भैया न, उसको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है और गरिमापूर्ण जीवन में उसे विदेश घूमने का अधिकार भी है। तो ध्यान रखना, भारत के अंदर घूमने की स्वतंत्रता किस में प्राप्त है? अनुच्छेद 19 में। और विदेश, भारत से बाहर घूमने की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में? 21 में प्राप्त है। अभी देखेंगे। तो देखो, इसमें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी क्या की? व्यापक व्याख्या की। क्या की? इस मामले में इसकी व्यापक व्याख्या की और कहा कि जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 न केवल कार्यपालिका के विरुद्ध प्राप्त है, बल्कि कार्यपालिका के साथ साथ विधायिका के विरुद्ध भी यह अधिकार प्राप्त है। यानी 21 में क्या कहा? इसमें व्यापक व्याख्या में कहा कि अनुच्छेद 21 न केवल कार्यपालिका के खिलाफ या विरुद्ध प्राप्त है, बल्कि विधायिका के विरुद्ध भी प्राप्त है। यानी केवल कार्यपालिका ही कि अगर कोई कार्यपालिका आदेश देती है तो उसके खिलाफ ही व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता। पहले एक गोपालन बाद में कहा कि कार्यपालिका के विरुद्ध प्राप्त है, यानी कार्यपालिका अपने आदेश के द्वारा, कानून के द्वारा व्यक्ति के प्राणों को नहीं छीन सकती। परंतु इसमें एक गोपालन में कहा कि संसद कानून बना करके इसके किसी के भी प्राणों को क्या कर सकती है? छीन सकती है, उसको समाप्त कर सकती है। परंतु मेनका गांधी, ये मेनका गांधी वाला वाद है, मेनका गांधी वाला जो वाद आया, इसमें न्यायालय ने कहा कि ना, ये केवल कार्यपालिका के खिलाफ प्राप्त है, बल्कि कार्यपालिका के साथ साथ किसके साथ? विधायिका भी ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो व्यक्ति के प्राणों को छीनता हो। अगर विधायिका ऐसा कानून बनाती है तो न्यायपालिका देखेगी कि इसमें कोई उसका उद्देश्य तो नहीं छिपा हुआ है, यानी ये संविधान के अनुसार है या नहीं है। तो देखो, दो प्रक्रिया होती है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि के सम्यक प्रक्रिया। अब इसको देखते हैं, इसी से संबंधित है। तो एक गोपालन में कहा देखो, भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमारे मूल संविधान में जो अनुच्छेद 21 में प्रावधान किया गया था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। किसका? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखो, ये जो प्रक्रिया है ये कहां से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। ब्रिटेन में क्या है कि वहां की संसद सर्वोच्च है। कौन सर्वोच्च है? संसद क्या है? सर्वोच्च है। यानी अगर संसद कोई कानून बना देती है तो उसको न्यायालय में क्या नहीं दी जा सकती? न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये ब्रिटेन से है, ब्रिटेन में इसका प्रावधान है। और इसमें जो प्रावधान है वो है कि अगर संसद कोई कानून बना देती है, चाहे वो सही है या गलत है, उसको न्यायालय में क्या नहीं दी जाएगी? चुनौती नहीं दी जाएगी। यानी कानून के द्वारा,
यानी स्टार्टिंग में कहा गया कि कानून के द्वारा यदि संसद कोई कानून बनाती है तो देश की एकता अखंडता को ध्यान में रखते हुए ये किया गया कि विखंडनकारी तत्वों को ना आगे बढ़े, उनको समाप्त करने के लिए ये प्रावधान किया गया था। परंतु जब देखो हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया, इससे न्यायालय ने क्या लिया, अनुभव लिया और बाद में 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या में शामिल किया कि विधि की, देखो यहाँ पर क्या है, जो विधि ने स्थापित, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कानून संसद ने बना दिया, वो सही है या गलत है। वो व्यक्ति के प्राणों को छीनता है तो छीनता है, कार्यपालिका तो नहीं छीन सकती, परंतु विधायिका यानी संसद कानून बना करके किसी भी प्रकार का प्रावधान कर सकती है। ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया थी। परंतु बाद में न्यायालय ने जो हमारे देश में आपातकाल लगाया था, यानी इससे अनुभव लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया ये स्थापित की, नई अवधारणा दी और इसमें कहा गया कि भैया विधि सही है या गलत है, सही या गलत, इसका निर्णय कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगर संसद कोई कानून बनाती है तो न्यायपालिका ये देखेगी कि ये कानून संविधान के अनुसार सही है या नहीं है, तो इसका निर्णय कौन करेगी, न्यायपालिका करेगी। कौन करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगा, न्यायपालिका करेगी। अगर वो संविधान के अनुसार नहीं है, न्यायालय करेगा, तो उस कानून को रद्द, कैंसिल, अवैध, शून्य घोषित कर सकता है। ये अमेरिका से ली गई है। कहां से ली गई है, अमेरिका से। ये है विधि की सम्यक प्रक्रिया और ये ब्रिटेन से ली गई है, विधि द्वारा स्थापित। यानी संसद कोई भी विधि स्थापित कर सकती है और उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। विधि की सम्यक प्रक्रिया वो संविधान के अनुसार है या नहीं है, वो कौन देखेगी, न्यायपालिका देखेगी। यदि संविधान के अनुसार है तभी वो क्या रहेगी, मान्य रहेगी, बाकी वो मान्य नहीं रहेगी। ये है इस तरीके से। तो हमने देखा एक एक गोपालन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर कहा और अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या की और इसमें कहा कि विधायिका व्यक्ति के प्राणों को छीन सकती है, कानून बना सकती है इस तरीके से, परंतु कार्यपालिका के खिलाफ ये प्राप्त था। परंतु फिर मेनका गांधीवाद 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या की और इसे प्राकृतिक नैसर्गिक अधिकार घोषित किया गया और इसमें कहा कि न केवल विधायिका के कार्यपालिका के बल्कि विधायिका के विरुद्ध भी ये अधिकार प्राप्त है। इस तरीके से ये देखा। तो अनुच्छेद 21 में देखो, अनुच्छेद 21 में इतनी व्याख्या की है बहुत सारी, तो इसमें क्या क्या है। तो अनुच्छेद 21 को न्यायालय ने इसे नैसर्गिक, कैसा, नैसर्गिक प्राकृतिक अधिकार घोषित किया है। क्या किया है, प्राकृतिक अधिकार घोषित किया है, अधिकार घोषित किया है। दूसरी हम बात करें इसमें, देखो 21 में कैसा है, तो इसमें व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, जीवन का अधिकार है। देखो हमारा एक राजस्थान का विशाखा बनाम राजस्थान 97 का वाद है, 1997 का। में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के साथ उत्पीड़न के खिलाफ, अरे जो कार्यालय होते हैं वहाँ पर महिलाओं के साथ क्या होता है, शारीरिक उत्पीड़न होता है, तो उसके खिलाफ घोषित किया है। इसमें अगर देखें तो गरिमापूर्ण कैसे जीवन जिएगा, तो स्वच्छ जल का अधिकार, जल
का अधिकार, बात करें स्वच्छ वायु का अधिकार, वायु का अधिकार, वायु का अधिकार, विदेश घूमने का अधिकार, विदेश घूमने का अधिकार, हथकड़ी न लगाने के विरुद्ध अधिकार, कड़ी न लगाने, हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार। अरे जेल वगैरह में अकेले बंद कर देते हैं तो उसके विरुद्ध भी भाई, अकेले व्यक्ति को बंद कर देंगे तो वो किससे बातचीत करेगा, उसका जीवन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अकेले अकेले बंद करने के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार, अकेले बंद करने के विरुद्ध अधिकार, अकेले बंद करने के विरुद्ध अधिकार। और देखो सोने का अधिकार भी इसी में। बाबा रामदेव को जब 2013 में अनशन कर रहे थे लोकपाल विधेयक के लिए अन्ना हजारे के साथ, तो उनको सोते हुए को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मुझे भाई सोने का अधिकार है जीवन के अधिकार में, तो सोने का अधिकार भी इसी में शामिल है। सोने का अधिकार, सोने का अधिकार भी इसी में शामिल है। इस तरीके से अनुच्छेद 19 में बहुत सारी स्वतंत्रताएं दे रखी हैं, गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता दे रखी है। अब देखो अनुच्छेद 19 में ही अगर आपको गरिमापूर्ण जीवन जीना है तो सूचना के अधिकार के साथ साथ शिक्षा का अधिकार भी था, परंतु संसद ने बाद में शिक्षा के अधिकार के लिए एक नया अनुच्छेद बना दिया और 21 का अब देखते हैं अनुच्छेद अनुच्छेद 21 का देखो साहब अनुच्छेद 21 का, इसमें क्या है, देखो साहब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में शिक्षा का अधिकार भी है। तो मोहिनी बनाम कर्नाटक राज्य में तो न्यायालय ने मोहिनी बनाम कर्नाटक मामले में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। मौलिक अधिकार घोषित किया। तो न्यायालय ने मोहिनी बनाम सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक राज्य में के मामले में जो शिक्षा का अधिकार है इसे एक मौलिक अधिकार घोषित किया। क्या किया? और संसद ने इसे मौलिक अधिकार कब शामिल किया? तो संसद ने 86वां संविधान संशोधन 1986वां संविधान संशोधन 2002
2002 में अनुच्छेद 21 का जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया। देखो, मोहिनी जैन बनाम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है। क्या है? शिक्षा का अधिकार व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है और व्यक्ति जब उसको शिक्षा मिलेगी, उचित शिक्षा मिलेगी, जभी व्यक्ति एक गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है। नहीं तो उसको एक पशुवत जिंदगी होती है। और आप भी जानते हैं, बिना शिक्षा के व्यक्ति में ज्ञान नहीं होता, उसे सही गलत का फर्क नहीं पड़ता और उसे उसके क्या अधिकार हैं, जो अधिकार पढ़ रहे हैं, जो शिक्षा से तो प्राप्त हो रहे हैं। जब तक उसे शिक्षा प्राप्त नहीं होगी तो उसे अपने अधिकारों का ज्ञान कैसे पड़ेगा? और जब अधिकारों का ज्ञान नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, तो वो गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकता। तो इसके लिए संसद ने 86वां संविधान संशोधन कर दिया और इसके लिए संसद ने आरटी अधिनियम 2009 बनाया। क्या बनाया? आरटी अधिनियम 2009। भाई, अधिकार तो घोषित कर दिया, अब इसके लिए संसद को क्या बनाना पड़ेगा? कानून बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने शुरुआत में बताया था कि कुछ अधिकार ऐसे हैं, कुछ अधिकार अनुच्छेद ऐसे हैं जो स्वतः प्रभावी होते हैं, परंतु कुछ अनुच्छेदों को या अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। जैसे अनुच्छेद 14 है, स्वतः प्रभावी है, 15 है, स्वतः प्रभावी है, 16 स्वतः प्रभावी, परंतु मैंने कहा 17 है। अरे 17 में छुआछूत, कैसे छुआछूत होगी? क्या दंड होगा? क्या होगा? उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। उपाधियों का ये कानून बनाना पड़ेगा। अनुच्छेद 21 कानून बनाना पड़ेगा, 21 का कानून बनाना पड़ेगा। 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये भी स्वतः प्रभावी नहीं है। अरे भैया, शोषण क्या होगा, क्या दंड होगा, क्या आधार होंगे? उसके लिए गवर्नमेंट को, संसद को क्या बनाना पड़ेगा? कानून बनाना पड़ेगा। तो संसद ने 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार तो घोषित कर दिया, परंतु किनको शिक्षा देनी है, कैसे शिक्षा देनी है, क्या देना है, इसके लिए कुछ रूल। तो इसमें जो प्रावधान था, इसमें अनुच्छेद 21 क में इसमें कहा गया कि राज्य 6 से 14 बरस तक के बालकों को 14 बरस तक के बालकों को अनिवार्य, कैसी होगी? कंपलसरी होगी, अनिवार्य एवं निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं लेगा, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये इसमें प्रावधान। इसके लिए संसद ने 2009 में आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरटी एक्ट 2009 बनाया। क्या बनाया? आरटी एक्ट 2009 बनाया। अब एक्ट बना दिया और यह एक्ट 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को, उस समय छोड़ा गया हो तो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा है वो समाप्त कर दिया, तो अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आरटी लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। अगर हम बात करें अपने राजस्थान में कब लागू हुआ, तो अपने राजस्थान में 1 वर्ष बाद, यानी ये 2011 से लागू हुआ। 29 मार्च 2011 से आरटी अधिनियम अपने राजस्थान में लागू हुआ, बनाया। यह
1 अप्रैल, यह 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। राजस्थान में यह आरटी एक्ट 2009, यह आरटी एक्ट 2009 राजस्थान में 2011 से लागू हुआ। कब लागू हुआ? 2011 से लागू हुआ। और देखो इसमें प्रावधान किया गया है, अगर बात करें जो शिक्षण संस्थान हैं, स्कूल वगैरह हैं, तो इसमें जो SC ST OBC कमज़ोर वर्ग के, खासकर जो विधवा वगैरह अलाभित वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, उनके लिए स्कूलों में कितनी सीटें रखी गई हैं? 25% सीटें आरक्षित रखी जाती हैं। परंतु जो अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षण संस्थान हैं, उनको इससे क्या रखा गया है? बाहर। तो देखो अगर इसमें देखें आगे, इस RTE अधिनियम में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर चाहे निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों में 25%, चाहे वो कोई सा भी लेवल का स्कूल हो, कॉलेज हो, वहाँ पर कितने परसेंट? 25% सीट रिजर्व रखी जाती हैं, आरक्षित रखी जाती हैं। देखें RTE एक्ट 2009 के तहत RTE एक्ट 2009 के तहत अल्पसंख्यक की शिक्षण संस्थानों को छोड़कर सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों में 25% सीट, 25% सीट या 25% स्थान आरक्षित रखे जाते हैं, और इनसे कोई शुल्क नहीं लेते, रखे जाते हैं। गवर्नमेंट जो शिक्षण संस्थान है, अगर प्राइवेट कोई शिक्षण संस्थान है, तो उस शिक्षण संस्थान में जो टोटल जो सीट होंगी, जैसे उसमें मान के चलो 12th क्लास की या 11th 10th क्लास की 100 सीट है, तो 100 में इसमें से 75 सीटों पर वो किसी को भी एडमिशन दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु 25% सीटों पर या 25 सीटों पर उसे जो SC ST OBC के कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, अलाभित लोग हैं, जो विडो महिला BPL, इनको स्थान उसे आरक्षित करने पड़ेंगे, उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा, उनको सीट रिजर्व रखनी पड़ेंगी, और इनको जो पैसा स्कूल को गवर्नमेंट देगी, बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस तरीके से हमने अनुच्छेद 21 देखा। इसमें क्या है? शिक्षा का अधिकार है। क्या है? शिक्षा का अधिकार। तो हमने देखा मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक वाले राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा को एक मौलिक अधिकार घोषित किया। सरकार से कहा कि व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करना इसका एक मौलिक कर्तव्य है और राज्य को शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। तो सरकार ने इसके लिए 86वां संविधान संशोधन 2002 बनाया और अनुच्छेद 21 का जोड़कर इसमें शिक्षा का अधिकार शामिल कर दिया। अब शिक्षा का अधिकार करने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए उसे कानून बनाना पड़ेगा, अधिनियम बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए सरकार ने RTE अधिनियम 2009 बनाया।
कौन सा बनाया? आरटी अधिनियम 2009 बनाया और इस अधिनियम को 1 अप्रैल 2010 से भारत में लागू हुआ, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं हुआ। और अपने राजस्थान में जो आरटी एक्ट 2009 है वो 2011 से लागू हुआ, भारत में 2010 से, और राजस्थान में अगर पूछे तो ध्यान रखना 29 मार्च 2011 से लागू हुआ। इसमें प्रावधान किया गया कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य, कंपलसरी, अनिवार्य एवं निःशुल्क, कैसी होगी? अनिवार्य होगी, प्रत्येक को शिक्षा देना पड़ेगा, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ठीक है साहब। और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़ करके जो भी सरकारी हो चाहे निजी हो प्राइवेट हो उसमें 25% सीट उनके लिए आरक्षित रखी जाएंगी। अब राज्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, परंतु माता पिता के लिए भी देखो एक कर्तव्य जोड़ दिया हमारे मौलिक कर्तव्यों में, तो उसको भी देख लेते हैं साथ ही साथ। देखो 86 के भी संविधान संशोधन के द्वारा क्या क्या परिवर्तन किए गए थे। देखो 86वां संविधान संशोधन 2002। अब इसमें क्या क्या किया गया देखो सब देखते हैं। देखो नंबर 1 हमारा जो भाग 3 है, इसमें कहाँ परिवर्तन हुए? तो भाग 3 और इसमें अनुच्छेद कौन सा जोड़ा? 21 का, और इसमें शिक्षा का अधिकार घोषित कर दिया, शिक्षा का अधिकार घोषित कर दिया। और इसमें कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को क्या देगा? शिक्षा देगा, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसमें अब बात करें जैसे इसी संविधान संशोधन के द्वारा हमारे भाग 4 और अनुच्छेद था 45, इसकी भाषा बदली गई अनुच्छेद 45 की, और इसमें कहा गया, इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें प्रावधान किया गया देखो साहब 45 में क्या प्रावधान किया गया कि राज्य 0 से 6 वर्ष तक के बालकों की बालकों की देख रेख करेगा। ठीक है साहब, करेगा। अब देखो इसके बाद हम बात करें अगला, तो देखो अगला इसी के द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में एक भाग है 4 का, इसमें जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 का, इसमें 11वां कर्तव्य जोड़ा, 11वां मौलिक कर्तव्य कह दो या कुछ भी कह दो, मौलिक कर्तव्य क्या जोड़ा? 11वां मौलिक कर्तव्य के तहत प्रावधान किया गया कि प्रत्येक माता पिता को कर्तव्य दिया गया, माता पिता का कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए, केवल अवसर उपलब्ध कराए। देखो साहब, अब देखो यहां से यानी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के 3 भागों में परिवर्तन किया गया, और वो भी शिक्षा से संबंधित। किससे संबंधित? शिक्षा से। तो देखो साहब, अनुच्छेद भाग 4 के अनुच्छेद 45 में कहा गया कि भैया जो 6 वर्ष तक के बालक हैं उनकी देखभाल कौन करेगा? राज्य करेगा। कौन करेगा साहब? राज्य करेगा। अरे बच्चे पैदा आप करो
और सारा का सारा देखभाल कौन करेगा? राज्य करेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको तो बच्चे पैदा करना है, एक कर्तव्य दे दिया। देखो कैसे, यानी जो 6 वर्ष तक के बालक होंगे उनकी देखभाल, वो 6 वर्ष नहीं उससे पहले ही देखभाल कर रहा है राज्य। जैसे माताएं हमारी बहनें प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भवती होती हैं, तो बच्चा जब पेट में होता है तो उस समय राज्य उनकी पोषक तत्व देता है माँ को खाने के लिए, बहुत सारे टीके लगाता है, उनके खाने की व्यवस्था करता है कि जो हमारा भारत का नागरिक होगा वो हष्टपुष्ट हो, मजबूत हो, सेहतवान हो, क्या पता वो प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने। तो इसलिए राज्य से कहा वो देखभाल करेगा। और आप देख रहे हो आंगनबाड़ी के द्वारा जब बच्चा पैदा हो जाता है तो जो आंगनबाड़ी में जो माताएं होती हैं वो बच्चे को वहाँ से लेके के आती हैं और वहीं पे खिलाती हैं, उनको खाना खिलाती हैं, कुछ पोषक तत्व खिलाती हैं और वहाँ पे बच्चों को खिलाती रहती हैं, लालन पालन करती रहती हैं। और भले ही वो खिलाएं कुछ भी नहीं, आप भी जानते हैं भारत में घोटाला तो होता ही है, बाकी इतना नहीं मिल रहा बच्चों को। और दूध भी पिला रहे हैं स्कूल में, आजकल क्या पिला रहे हैं? दूध पिला रहे हैं। तो देखभाल कौन करेगा? राज्य। जैसे ही 6 वर्ष के हुए, अब 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को जो शिक्षा होगी, ये तो प्राइमरी प्री एजुकेशन होगी, यानी यहाँ पर देखभाल करेगा। अब जैसे ही 6 से 14 वर्ष तक के बालक हुए, अब उन्हें जो एजुकेशन निःशुल्क कौन देगा? राज्य देगा, सरकार देगी, दे रही है सब। अब परंतु शिक्षा दे रही है, शिक्षा दे रही है अनुच्छेद 21 का के तहत, शिक्षा सरकार नहीं दे रही, हमारा मौलिक कर्तव्य है। क्या है? सॉरी, मूल अधिकार है, हमारा मूल अधिकार है, इसलिए हमें शिक्षा प्राप्त हो रही है। और इसके लिए सरकार ने कानून बनाया, RT एक्ट 2009। हमने ये देखा। अब सरकार देखो यहाँ लालन पालन कर रही है, देखभाल कर रही है बच्चों की, यहाँ शिक्षा दे रही है, परंतु अरे मेरे बोले वाले हो, एक कर्तव्य जोड़ दिया माता पिता के लिए। माता पिता के लिए जो मौलिक कर्तव्य है हमारे भाग 4 कम है और पहले इसे केवल 10 ही थे, तो एक 11वां कर्तव्य जोड़ दिया 51 अनुच्छेद में। और इसमें कहा गया कि भैया देखो शिक्षा राज्य देगा, परंतु जो 6 से 14 वर्ष तक के बालक हैं, 6 से 14 वर्ष तक के बालक हैं, प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य है कि उन्हें शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए। अवसर का मतलब भैया उन्हें कारखानों पर न ले जाएं, काम करने न ले जाएं, उन्हें नहला के धुला के ड्रेस पहना के स्कूल भेज दें। केवल इतना सा कर्तव्य किसका है? ये हमारे माता पिता का कर्तव्य है। ये कर्तव्य जोड़ दिया, केवल एक कर्तव्य है, बाकी शिक्षा कौन देगा? राज्य देगा। देखभाल कौन करेगा? 45 के तहत राज्य करेगा। हमें तो केवल बच्चे पैदा करने हैं और एक काम करना है, जब बालक 6 से 14 वर्ष का हो जाए तो उसे स्कूल भेज दें। स्कूल में आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, राज्य शिक्षा देगा, निःशुल्क देगा। आपका केवल एक फर्ज है, कर्तव्य है, वो कर्तव्य ये है कि आप बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देखो शिक्षा व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरीके से व्यक्ति को खाना जरूरी है, उसी तरीके से शिक्षा जरूरी है। शिक्षा के बिना जीवन में मतलब वो मज़ा नहीं आता, वो इंजॉय नहीं हो सकता, इसलिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा से मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। मनुष्य एक पशुवत योनि से एक मनुष्य योनि में, और ये जीवन बार बार नहीं मिलता। इसलिए प्रत्येक माता पिता से मैं कहना चाहूँगा कि उन्हें, और खासकर गाँवों में देखते हैं कि लड़कियों को आप शिक्षा उपलब्ध नहीं कराते, तो देखो लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा उपलब्ध कराएं। और इसके बाद हम देखते हैं हमारा अनुच्छेद 21 का होता है कंप्लीट, और अब जो अनुच्छेद आता है वो अनुच्छेद है 22। कौन सा? ऐसा स्वतंत्रता के अधिकार का जो अगला अनुच्छेद है और लास्ट है वो है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22। तो हमने इसको जब अनुच्छेद 20 पढ़ा था, जब भी देखा था, और देखते हैं अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से क्या प्राप्त है? हमें संरक्षण प्राप्त है। यानी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है
तो जो व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है उसको इस अनुच्छेद के माध्यम से कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। क्या प्राप्त हैं? स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। और इस अनुच्छेद 22 को हम देखेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।